नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, वो है एक्शन प्रायोरिटी के बारे में, जो कि FMEA का जो फर्स्ट एडिशन है 2019 में आया था, उसमें बात करता है। जब हम एक्शन प्रायोरिटी की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम एक ऑल्टरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, RPN, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जो कि पहले FMEA के 3 एडिशन में था। बट ये जो FMEA का नया एडिशन आया है, FMEA फर्स्ट एडिशन, जो AIG VD एडिशन है, यहाँ पर RPN से हमने रिप्लेस कर दिया है एक्शन प्रायोरिटी से। तो एक्शन प्रायोरिटी होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो प्राइमरीली अगर देखा जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो कैसे डिसाइड किया जाए कि किस काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए। तो अक्सर आपने देखा होगा एक ABC एनालिसिस की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई 80% जो चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं और 20% चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, तो वो हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो समथिंग इसी तरह से एक्शन प्रायोरिटी में है कि अगर हमारे पास बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, तो कैसे डिसाइड करें कि कौन से रिस्क सबसे ज़्यादा हैं और उसमें हम फोकस करें। प्राइमरीली अगर आप देखेंगे किसी कंपनी में जो एक एवरेज FME होता है, 4-5 पेज से लेकर 50 पेज तक हो सकता है। तो इतने सारे जब एक्शंस निकल के आते हैं, इतने सारे जो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं, तो उसको कैसे डिसाइड किया जाए कि किस पे एक्शन पहले लेना है, किस पे एक्शन बाद में लेना है, उसके लिए हम एक्शन प्रायोरिटी की बात करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस कारण से एक्शन प्रायोरिटी को यूज़ किया जाता है, वो है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो टाइम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत लिमिटेड है और उसी में ही हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इसलिए हम एक्शन प्रायोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली ये एक आउटपुट होता है 3 फैक्टर्स का, सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। अगर हम RPN को याद करें तो वहाँ पे हम 10-10-10 तीनों की रैंकिंग होती थी और जो कॉम्बिनेशन बनता था वो 1000 बनता था और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते थे। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क किया है, जिससे कि हमारा फोकस नंबर पे ना होके रिस्क के ऊपर जाए कि कौन सा रिस्क सबसे बड़ा है और उसके बेसिस पर उसमें एक्शन लें। देन इसके अलावा एक्शन प्रायोरिटी का एक और इंटेंट ये भी है कि हमें ये फोकस करना है कि जो मेन होना चाहिए वो सिवियरिटी होना चाहिए, कि सिवियरिटी को हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद जो अकरेंस है एंड देन फॉलोड बाय डिटेक्शन, ये हमारा मेन सीक्वेंस होनी चाहिए। और जो मेन इंटेंट है एक्शन प्रायोरिटी का, वो ये है कि किस तरीके से हम फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर एक प्रॉब्लम आ गई और उसके हमने कुछ एक्शन लिया तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम आने से पहले ही अगर उस पर हम एक्शन ले लें तो वो कितना अच्छा हो। तो एक्शन प्रायोरिटी में 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, हाई, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी, और उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि किस पे हमें एक्शन पहले लेना है और किस पे हमें बाद में लेना है। और यहाँ पर भी हम जो कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, सिवियरिटी एंड अकरेंस का कॉम्बिनेशन होता है, सिवियरिटी डिटेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है और लास्ट में कॉम्बिनेशन होता है अकरेंस एंड डिटेक्शन का। अगर हम FMEA का फर्स्ट एडिशन देखेंगे तो जो DFMEA है और PFMEA, उन दोनों की जो टेबल है वो सेम है, लेकिन जो MSR की टेबल है, मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रिस्पॉन्स, वहाँ पर जो टेबल है एक्शन प्रायोरिटी की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और इन जनरल जो थंब रूल है वो ये है कि भाई जहाँ पर भी सिवियरिटी 9 या 10 है, यानी कि जहाँ पर वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है या सेफ्टी को इम्पैक्ट कर रहा है, वहाँ पर मैनेजमेंट को एक्शन लेना ही है और मैनेजमेंट को उसको रिव्यू करना ही है। वो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्शन प्रायोरिटी। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक्शन प्रायोरिटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो हाई, मीडियम एंड लो। तो जब हम हाई की बात करते हैं तो प्राइमरली इंटेंट ये है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी को देनी है विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू और एक्शन। और या तो हमें कोई एक्शन लेना है कि हम किस तरीके से प्रिवेंशन या डिटेक्शन को इम्प्रूव कर सकें, या हमें जस्टिफाई करना है रीज़न के जो भी आज के कंट्रोल है वो ठीक है और हमें और कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। जब हम मीडियम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें उसे रिव्यू करके एक्शन लेना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम देख सकते हैं कि कैसे हम प्रिवेंशन या डिटेक्शन को इम्प्रूव करें, और ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो जस्टिफाई कर सकती है कि जो भी आज के कंट्रोल हैं वो सफिशेंट हैं या नहीं है। और जब हम लो प्रायोरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं या एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो टेबल में रहती है सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की, कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन का जो रेटिंग नंबर आ रहा है वो हो सकता है सेम आ रहा हो,
लेकिन अगर आप उसे एक्शन प्रायोरिटी के टेबल के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे सिवियरिटी हाई, एक्शन प्रायोरिटी हाई भी आ सकती है, मीडियम भी आ सकती है, लो भी आ सकती है सेम टाइप की रैंकिंग के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर सिवियरिटी 8 है, अकरेंस 5 है और डिटेक्शन 9 है, तो आप देखेंगे जो आरपीएन निकल के आएगा वो 360 आएगा। बट जब हम एक्शन प्रायोरिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वहाँ पे हाई प्रायोरिटी आएगा। अगर एक दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं जहाँ पे सिवियरिटी 6 है, अकरेंस भी 6 है, लेकिन डिटेक्शन ज़्यादा है, 10 है, यहाँ पर भी अगर आरपीएन नंबर आप बात करेंगे तो 360 आता है। बट अगर आप एक्शन प्रायोरिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे एक्शन प्रायोरिटी मीडियम पे आती है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरीके से एक्शन प्रायोरिटी के टेबल को हमें पढ़ना और समझना है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो अगर हमारी सिवियरिटी 9 या 10 है, यानी कि कहीं वो सेफ्टी के बारे में बात करता है या किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस टेबल के हिसाब से वो 9 या 10 है। अब हम सेकंड के ऊपर जाते हैं, अकरेंस के ऊपर, और एज्यूम करते हैं कि जो अकरेंस है वो हमारी 5 आ रही है, यानी कि हमें लगता है कि 50% ब्रॉडली हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम उसको पकड़ पाएंगे अगर कोई डिफेक्ट आ गया। और जो तीसरा आता है डिटेक्शन, और अगर हम डिटेक्शन में हम एज्यूम करके चलें कि डिटेक्शन हमारा इस समय 1 आ रहा है, यानी कि हमारा डिटेक्शन लेवल बहुत बढ़िया है, तो अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन का, और यहाँ पर अगर हम एक्शन प्रायोरिटी पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम डिटेक्शन को 1 की जगह 2 कर देते हैं तो एक्शन प्रायोरिटी हमारी हाई पे चली जाती है। लेकिन अगर हम डिटेक्शन को 1 कर देते हैं और सिवियरिटी और अकरेंस को वही रखते हैं जो हम रखना चाहते थे, तो हमारी एक्शन प्रायोरिटी एम आ जाएगी, यानी कि मीडियम आ जाएगी। और उसी हिसाब से ओवरऑल जो हम एफएमईए का जो एक पूरा मैनुअल के अंदर हम जो टेबल बनाते हैं, जहां हम पूरे डिटेल में सारी बातें, फेलियर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं, वहां पे जब हम प्लॉट करेंगे तो उसके बेसिस पे जो भी सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन आया उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी एक्शन प्रायोरिटी क्या आएगी, एंड देन बेस्ड ऑन दैट जो भी हमें एक्शन लेना है वो एक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू एक्शन प्रायोरिटी, तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो तो आज भी वही है जो एफएमईए के 4th एडिशन में था, कि हमारा फोकस आज भी यह है कि हम कैसे हाई की जगह मीडियम या लो प्रायोरिटी पे रखें, जिससे कि हमें एक्शन ना लेना पड़े या कोई बहुत छोटे से एक्शन से हमारा काम चल जाए। जो दूसरा बड़ा चैलेंज है कि इवन दो इस एफएमईए के नए एडिशन को आए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इसकी क्लैरिटी है विद रिस्पेक्ट एक्शन प्रायोरिटी, वो आज भी बहुत लिमिटेड है, तो उसको एनहांस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की एक्शन प्रायोरिटी के बारे में, एक्शन प्रायोरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्शन प्रायोरिटी में जो 3 की फैक्टर्स हैं, हाई, मीडियम एंड लो, उसके बारे में बात की, और लास्टली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस टेबल को हम पढ़ भी सकते हैं। और जो एफएमईए की जो टेबल है, जो डीएफएमई और पीएफएमई की एक्शन प्रायोरिटी वो सेम है, लेकिन जो एमएसआर की टेबल है वो डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्शन प्रायोरिटी। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन डेविएशन एंड कंसेशन। इन जनरल इंडस्ट्री में इन दोनों शब्द को ऑल्टरनेटिवली यूज़ किया जाता है बिना इसको अंडरस्टैंड किए कि इसमें कुछ डिफरेंस तो है। तो अगले वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके, और वो हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ पर और डिटेल में आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं आपके लिए, तो आप अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।